संसद में इस हफ्ते एक नया बिल पास हुआ जिससे काफी नौजवान नाखुश हैं। ऑनलाइन गेमिंग बिल के जरिए सरकार ई स्पोर्ट्स और कैजुअल गेमिंग को बढ़ावा देना चाहती है। भारत में ई स्पोर्ट्स को एक लेजिटिमेट कंपेटिटिव स्पोर्ट्स का दर्जा देना चाहती है। यहां तक कि ई स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए नए ट्रेनिंग एकेडमी सेटअप करने की बात भी की गई है। नेशनल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जो इंडिया के इमर्जिंग लेजिटिमेट गेमिंग कम्युनिटी के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन फिर बिल को लेकर इतनी नाराजगी क्यों? ई स्पोर्ट्स और कैजुअल गेमिंग को प्रमोट करने के अलावा ये ऑनलाइन गेमिंग बिल रियल मनी गेम्स पर पूरी तरीके से पाबंद लगा देता है। अ कंप्लीट ब्लैंकेट बैन, एक झटके में। मतलब ऐसे गेम्स जिसमें आपको जीतने पर पैसे मिल सकते हैं या पैसे मिलने का चांस होता है, जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स, रमी, पोकर, ऑनलाइन बेटिंग जैसे तमाम चीजों पर अब इंडिया में ये सारी चीजें अलाउड नहीं होंगी। इतना ही नहीं, इस बिल में ऐसे रियल मनी गेम्स के प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट्स तक पर भारी पेनल्टीज और पनिशमेंट्स लगाए गए हैं। सरल भाषा में बोले तो ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, स्टेक्स, बिंजो, रमी, पोकर अब सब बंद हो जाएंगे। एक पूरी की पूरी 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री पर सरकार ने ताला लगा दिया है, वो भी एक झटके में। The sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move. बिल को इंट्रोड्यूस करते हुए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने पार्लियामेंट को बताया कि इन गेम्स की वजह से देश भर में डेट क्राइसिस, एडिक्शन और सुइसाइड्स तेजी से बढ़ रहे हैं और ये स्वीपिंग बैन इन चीजों को रोकने के लिए लगाया गया है। साथ ही इनमें कुछ एप्स की टेरर फंडिंग लिंक्स भी सामने आई है, जिसके बाद ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा भी बन गया है। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है, जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट हो रहा है। हमारे देश में गेमिंग एडिक्शन एक असली मुद्दा है, इसे कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री का कहना है कि इस कानून को लाने से पहले उन्हें कंसल्ट तक नहीं किया गया। इस स्वीपिंग बैन के लिए इंडस्ट्री बिल्कुल तैयार नहीं थी और अब इसका नतीजा होगा कि इस इंडस्ट्री से जुड़े लगभग 2 लाख लोगों से ज्यादा उनकी नौकरियां अब खतरे में आ गई हैं। सरकार को भी 20 से 30 हजार करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू लॉस अब हो सकता है। जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इस बिल में भी प्राथमिकता दी गई है समाज के कल्याण को। यह सरकार रेवेन्यू की कितनी चिंता करती है और कितना नहीं, ये आपको आए दिन सड़कों पर टोल या पेट्रोल भरते समय खुद ही समझ में आ गया होगा। लेकिन यह मुद्दा इतना आसान भी नहीं है कि एक प्रॉब्लम थी जिसे आपने बैन कर दिया और उसके बाद हैप्पीली एवर आफ्टर है। देशभक्त के आज के एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे इन रियल मनी गेम्स के मेनेस को, कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है ये हमारे देश में और क्यों सरकार इस सनराइज सेक्टर, इस उभरते हुए सेक्टर पर एकदम से ताला लगाने को मजबूर हो गई। क्या एक ब्लैंकेट बैन ही बेस्ट ऑप्शन था सरकार के पास, या कोई रेगुलेटरी मेजर भी लाया जा सकता था जैसे टोबैको और अल्कोहल के साथ होता है? बाकी दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, क्या उन्हें इंडिया में अडॉप्ट नहीं किया जा सकता था? आज से पहले सरकार का इस पर क्या रुख था, पास जजमेंट्स क्या थी और क्या इंडिया की कोर्ट्स बाद में इस बिल को खारिज कर पाएंगी? 19 अगस्त को मोदी कैबिनेट ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दे दी। अगले ही दिन बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया और पारित भी हो गया। फिर उसके एक दिन बाद यानी 21 अगस्त को यह बिल राज्यसभा में लाया गया। इंट्रोड्यूस होने के सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर बिल पारित भी हो गया। या तो सरकार आजकल बहुत तेजी से ही काम करती है या किसी कारण हेतु इस मुद्दे पर कोई बहस सरकार चाहती नहीं थी। अब बस प्रेसिडेंशियल असेंट की देरी है और उसके बाद यह बिल कानून बन जाएगा। इस नए कानून से सरकार 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहती है। पहला नंबर, पॉजिटिव गेमिंग को इनकरेज करना, जैसे ई स्पोर्ट्स और सेफ सोशल या एजुकेशनल गेम्स को प्रमोट करना। नंबर 2, इस बिल में ई स्पोर्ट्स को डिफाइन किया गया है एज सच कंपेटिटिव स्किल बेस्ड गेम्स जो वर्चुअल एरिनाज में खेले जाते हैं रिकॉग्नाइज्ड रूल्स और स्टैंडर्ड्स के साथ, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर एटसेट्रा एटसेट्रा। अब गवर्नमेंट इन ई स्पोर्ट्स के लिए अलग से टूर्नामेंट्स और कंपेटिटिव इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज कराएगी। इसके लिए अब एक नेशनल ई स्पोर्ट्स अथॉरिटी बनाया जाएगा जो इस इंडस्ट्री को रेगुलेट, प्रमोट और ओवरसी करेगी। नंबर 3, इस बिल का बड़ा ऑब्जेक्टिव रिस्की मनी गेम्स को बैन करना, जैसे ऑनलाइन गैम्बलिंग, बेटिंग और रियल मनी गेम्स जो प्लेयर्स को एडिक्शन या फाइनेंशियल लॉस में ढकेल सकते हैं, इसको रोकना है। इसी के साथ साथ यूजर, स्पेशली यूथ को फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और ऑनलाइन गैम्बलिंग के रिस्क से बचाना है। इस नए कानून के साथ इंडिया में मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पर अब तक के सबसे कड़े रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। यह लॉ ना सिर्फ ऐसे मनी गेम्स को बैन करता है बल्कि कंपनीज, प्रमोटर्स और इंडिविजुअल्स के लिए कठोर सजा और फाइन्स भी लागू करता है। अगर कोई ऑनलाइन मनी गेम ऑफर करता है तो उसे 3 साल की जेल या 1 करोड़ रुपए तक का फाइन या दोनों हो सकता है। फिर जो लोग बैंड गेम्स या एड्स बनाते हैं या उसे इंडोर्स करते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स एंड सो ऑन, उन्हें 2 साल का जेल या 50 लाख तक का फाइन देना पड़ेगा या दोनों। नंबर 3, बैंक्स को भी मना कर दिया गया है कि ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के ट्रांजैक्शंस को अलाउ ना करे। अब अगर कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन करता है तो उसे 3 साल की जेल या 1 करोड़ रुपए का फाइन भी देना या दोनों भी लग सकते हैं। साथ ही इन ऑफेंसेस को कॉग्निसेबल और नॉन अवेलेबल की कैटेगरी में डाला गया है, मतलब पुलिस
बिना अप्रूवल के केस रजिस्टर कर सकता है, एसेट सीज कर सकता है, अरेस्ट तक कर सकता है और बेल इजीली आपको नहीं मिलेगी। अगर आप ऐसे किसी गेम में इन्वॉल्व हो तो प्लीज ऑलरेडी सावधान हो जाओ। अब सुनने में तो ये काफी पॉजिटिव स्टेप्स लगते हैं, तो फिर इतना हाहाकार क्यों हो रहा है? इंडिया में रियल मनी गेमिंग सेक्टर कोई ई सिगरेट्स जैसी छोटी इंडस्ट्री नहीं है जिसे एक झटके में बैन कर दिया और कोई खास इंपैक्ट भी ना पड़ा। बीते कई सालों से ये इंडस्ट्री तेजी से ग्रो और एक्सपैंड कर रहा है। आज आईपीएल हो या फिर टीम इंडिया स्पॉन्सरशिप की बात हो, ये रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री से ही हो रहा है। स्पेशली ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स की बात करें, जो जर्सी से लेकर स्टेडियम बैनर्स और मैच के बीच में आने वाले एड्स तक हर जगह आपको दिख जाते हैं। पूरी की पूरी इंडियन क्रिकेट टीम, यहां तक कि पास्ट प्लेयर्स ऐसे गेम्स को प्रमोट करते आए हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कई बार ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स चलाते हैं। क्रिकेट तो छोड़ो, बहुत सारे दूसरे गेम्स भी ऑनलाइन फैंटेसी गेम्स सपोर्ट करता है। अब ये दूसरे गेम्स के लिए सपोर्ट भी हट जाएगा। आज ऑनलाइन मनी गेम्स की 400 से ज्यादा कंपनीज हैं इंडिया में, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंप्लॉयड हैं। इसमें हजारों स्किल्ड वर्कर्स हैं, टेकीज है, फाइनेंसर्स है, मैनेजर्स, एडवर्टाइजर्स सब शामिल है। ये इंडस्ट्री ऑलरेडी $4 बिलियन से ज्यादा बड़ी हो चुकी है और हर साल 20% से ज्यादा ग्रो कर रही है। एस्टिमेट्स की माने तो अगले 5 साल में ये इंडस्ट्री अपना वर्थ डबल करने वाली थी। इंडस्ट्री डेटा के अनुसार 25,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया जा चुका है इस सेक्टर में। $3 बिलियन से ज्यादा का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ चुका है। हर साल 20 से 30 हजार करोड़ रुपए सरकार को टैक्स के रूप में मिलता है और 55 करोड़ से ज्यादा यूजर्स इन ऐप पर आज तक रजिस्टर कर चुके हैं। इनमें से 10 करोड़ से ज्यादा लोग रेगुलरली या डेली बेसिस पर ये गेम्स खेलते हैं, जो नंबर अभी भी हर साल 10% से बढ़ रहा था। सो गोइंग स्ट्रिक्टली बाय द नंबर्स, ये एक बूमिंग सेक्टर था जो इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में शामिल था और शायद यही सफलता और लाइमलाइट बनी इसके फांसी का फंदा। दरअसल इस चमचमाती टिमटिमाती ग्रोथ और पॉपुलैरिटी के पीछे छुपा है एक काला सच, एक ऐसा सच जो इस इंडस्ट्री को डुबाने का मेन कारण बनी। समझाता हूं कैसे। इंडिया में आज 20 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स आपको मिलेंगे, यानी ऑलमोस्ट 20 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, चाहे वो ट्रेडिंग कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर रहे हो। लेकिन भारत की सिर्फ एक लीडिंग फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म का दावा है कि उसके पास 23 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। मतलब स्टॉक मार्केट निवेश करने वाले लोगों से ज्यादा लोग जल्दी पैसा कमाने के लालच में गेम्स खेल रहे हैं। लोग इन गेम्स को गेम्स की तरह नहीं, इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स का जरिया बन के खेल रहे हैं और ऐसे लोगों में एडिक्शन, फाइनेंशियल स्ट्रेस और सुइसाइड करना, ये जो इंस्टेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। थियोरी में नहीं, असली नंबर्स में। इन प्लेटफॉर्म्स की सबसे बड़ी चालाकी यह है कि ये रिस्क को फन का नाम दे देते हैं। आप बेट नहीं कर रहे हैं, आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं, आप टीम बना रहे हो। लैंग्वेज फ्रेंडली है, विजुअल्स अच्छे हैं, आप पूरा फ्लो ऐसा डिजाइन करते हो कि लगता है सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आप सिर्फ 10 या 20 रुपए से स्टार्ट करते हो, उतना तो ऑफिस जाते समय चाय पर खर्चा हो जाता है। लेकिन जैसा ही पहला पेमेंट आया, वह आप सिस्टम में फंस गए। फिर आप क्रिकेट प्लेयर्स को अपने नॉलेज से चूज करते हो, ऑर्डर शफल करते हो, शायद ऑनलाइन स्टैट्स भी चेकआउट करते हो। यूजर्स को लगता है कि उनके डिसीजन से ही सारी चीजें डिसाइड हो रही हैं, मैच का फैसला हो रहा है। लेकिन मैच हमेशा आपके कंट्रोल से बाहर होता है। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वेदर, इंजरी, लकी शॉट या एम्पायर का गलत डिसीजन, ये सब कुछ आपके कंट्रोल से बाहर होता है और एंड में आप ही पैसा हारते हो। और कहीं जीत भी गए तो वो आपके लिए और भी बुरा होता है, क्योंकि जीतना इतना इंटॉक्सिकेटिंग होता है कि आपको लगता है कि आपने अच्छी टीम बना ली है, कैलकुलेटेड प्रेडिक्शंस कर लिए हैं, इसीलिए आप जीते हो। उस मोमेंट में ये गेम आपको कन्विंस कर देता है कि आप लकी नहीं, आप तो गिफ्टेड हो। इसके बाद आप और पैसे लगाते हो, फिर और, लेकिन जैसे ही पहली हार होती है, सारा साइकोलॉजी बदल जाता है। अब मजा नहीं, अब सिर्फ रिकवरी मोड में आ जाते हो। जो 200, 500, 5,000 रुपए आपने लूज किया है, आपको लगता है एक और कॉन्टेस्ट से वो रिकवर हो जाएगा, फिर एक और फिर एक और देखते ही देखते जितना सोचा था उससे ज्यादा पैसा आप ऑलरेडी हार चुके हो। ये सारे एप्स आपके बिहेवियर को अच्छे से जानते हैं। इनफैक्ट वो तो चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाइए, चाहे आप जीते चाहे आप हारे, उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका कट फिक्स्ड होता है। वो एक पुरानी कहावत है, द कैसीनो ऑलवेज विंस। यहां रियल मनी एप्स में भी ऐसा ही होता है। ये लोग पैसा कमा रहे होते हैं, अंत में आप तो पैसा लुटा ही रहे हो। कंपनीज जानबूझकर ऐसे नोटिफिकेशंस भी भेजती हैं जिसे आपको लगता है बस आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो, आपको जरूर करना है, उसी से आपको पैसे मिलेंगे। और हर बार ऐसा लगता है कि अगले गेम में तो जीत आपकी पक्की होने वाली है, लेकिन अंत में कुछ ठीक नहीं होता है। भारत सरकार की माने तो 45 करोड़ लोगों ने इन एप्स पर टोटल 20,000 करोड़ रुपए गवा दिए हैं। इनमें से कई लोग डेट
डेट क्राइसिस में जा चुके हैं, कई लोग स्पेशली स्टूडेंट्स और यूथ सुसाइड करने पर मजबूर हो चुके हैं और कई क्राइम और वायलेंस की दुनिया में कदम रख चुके हैं। इस साल मार्च में सिर्फ तेलंगाना में 7 से ज्यादा लोग इस बेटिंग ऐप की वजह से मारे गए हैं। कर्नाटका में भी पिछले 30 महीनों में 30 से ज्यादा लोग इन ऐप्स की वजह से सुसाइड कर चुके हैं। कई बार कोई आईआईटी स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है। इस पर आज तक ओपन मेन स्ट्रीम पब्लिक डिस्कशन तक नहीं हुई है और चुपचाप ये देश हमारे एक मेनेस बन चुका है, हमें खोखला कर रहा है। और बाय द वे, महादेव ऐप का केस तो आपने सुना होगा। इसमें से कुछ ऐप सिर्फ लोगों की जिंदगी के साथ ही नहीं खेल रहे हैं बल्कि देश का पैसा बाहर भी भेज रहे हैं। उधर से टेरर फंडिंग के भी संकेत आ रहे हैं। ये सब कुछ बात सरकार की नजरों में एक बार नहीं कई बार आ चुकी है। इसमें से कुछ ऐप्स चाइनीज कंट्रोल में भी थे, जैसे लोन ऐप्स, उन पर पहले ही क्रैकडाउन हो चुका है। ऑल्दो कभी भी एक नेशनल लेवल पर डिबेट या पॉलिसी डिस्कशन ना भी हुआ हो, लेकिन ऑनलाइन मनी गेम्स पर अलग अलग राज्य सरकार की नजर काफी टाइम से है। तमिलनाडु ने गेम्स को 2021 में बैन करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मद्रास हाईकोर्ट ने बैन को रिवर्स कर दिया। फाइनली तमिलनाडु रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स को 2023 में बैन कर पाई। उसी समय 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 को अमेंड किया ताकि रियल मनी गेम से होने वाले यूजर हार्म को कंट्रोल किया जा सके। गवर्नमेंट पहले एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का आइडिया प्रपोज करती है जो इलीगल बेटिंग और गैम्बलिंग को लिमिट कर पाए, लेकिन जेन्युइन गेम्स को और प्रोत्साहित कर पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सेल्फ रेगुलेशन अप्रोच फेल कर जाती है क्योंकि इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स इंफोर्समेंट और स्टैंडर्ड्स को लेकर एक दूसरे से ही लड़ते रहते हैं। तो इसमें इंडस्ट्री की भी गलती है कि उन्होंने सेल्फ रेगुलेशन नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि भारत सरकार ने फिर रियल मनी प्ले को रोकने के लिए ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स लगा दिया। इस पर इंडस्ट्री स्टेक होल्डर जोर जोर से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। टॉप इन्वेस्टर्स जैसे टाइगर ग्लोबल, पीक 15 पार्टनर्स, कोटक ने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा, टैक्सेस को वापस लेने की मांग की। फिर भी ये नए टैक्सेस लागू हो गए और अब भी ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। फिर पिछले साल 2024 में सरकार ने नेट विनिंग्स पर भी 30% टैक्स लगा दिया। इसके बाद बीएनएस को भी अमेंड किया जिसमें अनऑथराइज्ड बेटिंग को क्रिमिनलाइज करके 7 साल तक की जेल सजा रख दी गई। सारे एफर्ट्स मिलाकर 2022 से लेकर आज तक इंडियन अथॉरिटीज 1400 से ज्यादा इलीगल बेटिंग और गैम्बलिंग साइट्स को ब्लॉक कर चुके हैं। लेकिन यह नया बिल इस बात का क्लियर संकेत है कि सरकार का अप्रोच बदल चुका है। ट्रैक्स एंड रेगुलेट से बदलकर प्रोहिबिट एंड इन्फोर्स हो गया है। तो इसीलिए अब ड्रीम 11, विंजो, प्रोबो जैसे एप्स ऑलरेडी अपने रियल मनी डिपार्टमेंट्स को क्लोज करना शुरू कर चुके हैं। अब इस ब्लैंकेट बैन के बाद इंडस्ट्री एक बार फिर से काफी उत्तेजित है, गुस्से में है। उनके भी कुछ क्लियर पॉइंट्स तो जरूर है। नंबर 1, इस बिल को पहले कोई पब्लिक कंसल्टेशन के लिए नहीं रखा गया। स्टेक होल्डर्स से उनकी राय नहीं पूछी गई। यहां तक इन बिल्स को बिना प्रॉपर डिबेट के पार्लियामेंट में पारित कर दिया गया। एक डेमोक्रेटिक देश में ऐसे पॉलिसी डिसीजंस नहीं लिए जाते। पॉइंट नंबर 2, इंडस्ट्री वॉइसेस पूछ रही हैं कि ऑनलाइन गैम्बलिंग से ज्यादा हार्मफुल तो टोबैको और अल्कोहल है, देश के लोगों के लिए, युवा के लिए, उनके सेहत के लिए। लेकिन इन्हें तो सरकार बैन नहीं कर रही है, उल्टा लाइसेंस और रेगुलेशंस के अंदर रख रही है। हां ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स आपने रोक दिया है, पैकेट पर वार्निंग लगा दिया है, लेकिन फिर भी एक ब्लैंकेट बैन नहीं है। तो इससे सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग को इस तरीके से टारगेट क्यों किया जा रहा है, विक्टिमाइज क्यों किया जा रहा है? तीसरा, इतने सारे जॉब्स और लेऑफ्स जो होने वाले हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इतने सारे हाईली स्किल्ड लोग जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इस सडन मूव से उनकी जिंदगी तो क्राइसिस में आ गई। मास लेऑफ्स तो होंगे, ये तो पक्की बात है। दूसरी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी पता नहीं। भैया आईटी सेक्टर की क्या हालत है ये तो हम पहले ही आपको देशभक्त पर बता चुके हैं। तो अपने वर्कर्स के लिए भी इंडस्ट्री ने कंसर्न जरूर दिखाया है। नंबर 4, गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए हमेशा से काफी ऑप्शंस और अवेलेबल हैं सरकार के पास, जैसे लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क बनाना, डिपॉजिट और लॉस का लिमिट लगा देना ताकि यूजर्स प्रोटेक्टेड रहें, स्ट्रिक्ट केवाईसी रूल्स लगाना, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस लागू करना। ऐसे मॉडल्स दुनिया भर के देशों में सक्सेसफुल रह चुके हैं। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह ऐसी फ्रेमवर्क्स आपको दिखने को मिलती हैं। अगर इंडिया ने भी ऐसी अप्रोच ली होती तो गवर्नमेंट के पास एक ओवरसाइट होता और इंडस्ट्री एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से और स्पीड से ग्रो कर पाती। लेकिन इसके बजाय एक रश्ड और यूनिलैटरल लॉ बना दिया गया है जो अब सालों तक लीगल चैलेंजेस भी फेस करेगा और एक इंडस्ट्री को तो मार ही डालेगा। अब गेमिंग सेक्टर ने तो अपना स्टांस क्लियर कर दिया है। वो फिलहाल तो इस कानून को कंप्लाई करेगी, इसे फॉलो करेगी। मनी गेमिंग एप्स शटडाउन भी हो रहे हैं, जो मनी डिपार्टमेंट से वो शटडाउन हो रहे हैं, लेकिन साथ ही इसे कोर्ट में चैलेंज करने की भी बात सामने आई है। इसी बीच कई बिजनेसेस परमानेंटली यूएस और बाकी देशों में शिफ्ट करने की भी बात कर रही है। वो कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट में अब अपना फोकस करेंगे, वहां ग्रो करेंगे। तो जॉब लॉसेस तो होंगी, इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा लूज करेंगे। अब इससे इंडिया का जो इमेज है उस पर भी डेंट पड़ता है, क्योंकि ये पॉलिसी अनसर्टेनिटी के अंदर आती है। लोग पैसा लगाने से पहले जानना चाहते हैं कि सरकार ऐसे रैंडमली क्या अपना पॉलिसी चेंज कर देती है। इस केस में चेंज कर दिया है, पहले क्रिप्टो और अब ऑनलाइन गेम्स के साथ।
लेकिन हम तो बस यही कहेंगे कि ऐसे ब्लैंकेट बैन से ब्लैक मार्केट शुरू कहीं ना हो जाए। सरकार ने पॉर्न वेबसाइट्स को भी बैन करने की पहले कोशिश की थी, लेकिन उसे बाईपास कर दिया गया। अब वैसा ही कुछ क्रिप्टो और बाकी न्यू एज चीजें जैसे ऑनलाइन बेटिंग के साथ ना हो जाए, क्योंकि एक ब्लैंकेट बैन चाहे वो अल्कोहल पर हो, पॉर्न पर हो या फिर क्रिप्टो पर हो, हर ऐसे बैन से एक नया ब्लैक मार्केट क्रिएट हो जाता है, जिससे अल्टीमेटली सरकार को तो लॉस होता ही है, ना कंट्रोल होता है, लेकिन डेस्परेट जो यूजर्स होते हैं और जो एजुकेटेड यूजर्स नहीं होते हैं, उनके लिए ये और भी बुरा साबित होता है। तो कहीं ये मूव जिसका इंटेंशन बहुत अच्छा है वो बैकफायर ना कर जाए।